तो इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर से इस समय की आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपर्णा। बिल्कुल, तो सीधी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 2 जगह आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। अनंतनाग में एनकाउंटर में करीब 2 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। 1 से 2 आतंकी यहां पर घिरे हो सकते हैं। कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकी घिरे होने की जानकारी मिल रही है। दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर से जो आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 जगह आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है, अनंतनाग और कुलगाम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी है एनकाउंटर से जुड़ी हुई? अपर्णा, देखिए, दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और इसका नतीजा है कि आज 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, अनंतनाग और कुलगाम में 1 घंटे के भीतर ही 2 मुठभेड़ शुरू हो गई। पहली मुठभेड़ अनंतनाग के सिरहामा में शुरू हुई है, जहां पे 3 से 4 मिलिटेंट्स के फंसे होने की खबर है और यहाँ पे सुरक्षा बलों ने आज तकरीबन 2 बजे रात को ऑपरेशन शुरू किया था, जो सुबह तड़के होते होते मुठभेड़ में बदल गया। जबकि दूसरी मुठभेड़ कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा इलाके में हुई, जहां पे सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अब से थोड़ी देर पहले चक समद इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान जब शुरू किया था, तो मिलिटेंट्स जो छुपे हुए थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ पर भी 1 से 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है। कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक और आईजी कश्मीर कुलगाम और अन्य इलाकों का दौरा कर चुके हैं और सुरक्षा बलों को कड़े निर्देश जारी किए गए थे कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं दक्षिण कश्मीर में हुई हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज किया जाए। और उसी का नतीजा ये लग रहा है कि आज सुबह तड़के 2 जगह मुठभेड़ हो रही है, जहाँ पे 5 से लेकर 6 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। आसिफ, इसके अलावा साउथ कश्मीर में कई जगहों पर इंटरनेट को रोक दिया गया है, इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, खासतौर पर अनंतनाग के सिरहामा में, जहां पे 3 से 4 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है, यहां पे इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं ताकि जो अंदेशा रहता है सुरक्षा बलों को कि इंटरनेट के जरिए कोई लोगों की भीड़ को भड़काया ना जा सके या फिर मिलिटेंट्स कोई जो है इंटरनेट का सहारा लेकर अपने साथियों से संपर्क ना कर पाए। तो इसीलिए किसी अप्रिय घटना को, किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को होने से रोकने के लिए अनंतनाग में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। वहीं कुलगाम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवाएं फिलहाल मुठभेड़ जब तक चल रही है बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अपर्णा जी, आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। आज युद्ध का 45वां दिन है। युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है, यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के साथ साथ उसके समर्थक देश बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। ताजा प्रतिबंध को मिलाकर देखें तो ईयू ने युद्ध के बाद से 5 बार रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाई है। ताजा प्रतिबंध में ईयू देशों के रास्ते, रूस और बेलारूस के रोड ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगी है। दवाओं और मानवीय जरूरतों की चीजों को लाने या ले जाने पर रोक नहीं है। समय की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो रूसी कब्जे वाले डोनबास के इलाके में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमला हुआ, 50 आम नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल रूस ने मारी है, जबकि रूस कह रहा है कि मिसाइल यूक्रेन ने फायर की है। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें रूसी सेना पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब दोनों देशों की सेनाओं से निकलकर आम नागरिकों की हत्याओं पर आ गई है? क्या यूक्रेन के आम नागरिक इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उसी को आधार बनाकर दोनों देश एक दूसरे पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगा पाएंगे? बूचा नरसंहार की गूंज अभी कम भी नहीं हुई थी कि रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक से दूसरे नरसंहार को अंजाम दे दिया गया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यूक्रेन के एक शहर पर मिसाइल अटैक के बाद की असली तबाही है। ये लाशें दोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क के रेलवे स्टेशन की, जहां पर लोग वहां से निकलने के लिए
ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहां मिसाइल आकर गिर गई। धरती से टकराने के बाद मिसाइल में जब विस्फोट हुआ तो उसने तबाही मचा दी। लोगों को भागने का मौका तो छोड़िए, सोचने का वक्त भी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन लाशों को जो बिखरे हुए सामान के साथ पड़ी हुई। हमले के फौरन बाद बचाव दल पहुंचा और फिर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिसाइल अटैक के वक्त रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग मौजूद थे। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल हमला रूस की तरफ से किया गया है। जिस रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से अटैक हुआ है वो रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का साफ तौर से इस हमले के लिए रूस पर तो आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही वो एक तीर से दो शिकार करने की। जेलेंस्की के निशाने पर एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ इससे डोनबास में रहने वाले लोगों को भी वो उकसा रहे हैं कि रूस अपने फायदे के लिए उन पर भी हमला करने से परहेज नहीं कर रहा है। जाहिर है वो डोनबास इलाके में रूस के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को इसकी खबर नहीं है। रूस की तरफ से जेलेंस्की के आरोपों का फौरन खंडन आ गया। रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के कब्जे वाले इलाके से दोनेत्स्क शहर के रिहायशी ब्लॉक पर टोचका यू मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल के वॉरहेड में विस्फोट से कई नागरिक मारे गए हैं। इस तरह के हथियार से उन इलाकों पर हमला करना जहां सैन्य ठिकाने नहीं है वो युद्ध अपराध है। टोचका यू मिसाइल से हमला करना सबूत है कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को मारना था। इस हमले के लिए रूस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को एक सिरे से तो खारिज किया ही है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूस का आरोप है कि इस टोचका मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना करती रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस टोचका मिसाइल का इस्तेमाल रूसी सेना भी करती रही है। टोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। साल 1976 से ही ये रूस सहित कई देशों की सेनाओं की सर्विस में है। रूस, यूक्रेन सहित दुनिया के करीब 10 देशों में इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के पास इस वक्त करीब 220 टोचका मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के पास टोचका मिसाइल के करीब 90 मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसकी अधिकतम रेंज 185 किलोमीटर है। ये इसी टोचका मिसाइल का मलबा है जो रेलवे स्टेशन पर गिरी थी। ये टोचका मिसाइल ही है, इसकी पुष्टि आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर कर सकते हैं। मलबा मिसाइल के निचले हिस्से का है, इसमें आपको ये फिन्स नजर आ रहे होंगे। अगर आप मिसाइल की पूरी तस्वीर देखेंगे तो ठीक ऐसे ही फिन्स आपको मिसाइल के निचले हिस्से में इसमें नजर आएंगे। पर सवाल ये है कि ये मिसाइल किसने फायर की? क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि ये रूस ने फायर की, रूस कह रहा है कि फायर यूक्रेन ने किया है। अब मिसाइल किसकी थी ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा, पर इतना तो तय है कि लड़ाई में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बूचा में आम नागरिकों पर जिस तरह के अत्याचार की तस्वीरें आई हैं, उससे पता चलता है कि युद्ध की कितनी भारी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इसी बीच मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में गैर कानूनी हत्याएं की हैं। उनके सैनिकों ने आम नागरिकों का कत्ल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कालामार्ट का कहना है कि सबूतों से पता चलता है कि यूक्रेन में निहत्थे नागरिकों को उनके घरों और सड़कों पर क्रूरता से मार दिया जा रहा है। हाल के हफ्तों में हमने सबूत जमा किए हैं कि रूसी सेना ने गैर कानूनी हत्याएं की हैं, जिनकी जांच युद्ध अपराधों के रूप में की जानी चाहिए। नागरिकों की जानबूझकर हत्या मानवाधिकारों का उल्लंघन और युद्ध अपराध है। इन मौतों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबूत जमा करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जो रूसी सैनिकों के अत्याचार के चश्मदीद गवाह हैं। ये उन 4 इलाकों के लोग हैं जहां पर आम नागरिकों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये इलाके हैं वोदोनाविका, वोरजेल, होस्टोमेल और बूचा। जाहिर है आम नागरिकों की हत्याएं और रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बेहद गंभीर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से भी रूस को इसी आधार पर निकाला जा चुका है। हालांकि रूस अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें युद्ध के मैदान से आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है
कि इसमें कोई शक नहीं कि आम लोगों को मारा तो जा रहा है। और युद्ध के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पहली बार ब्रिटेन यूक्रेन को सैन्य मदद देगा। मदद के तौर पर पहली बार यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियां देगा ब्रिटेन। यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइल भी ब्रिटेन देगा। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री भी ये कह चुके हैं कि उन्हें हथियार और सिर्फ हथियार ही इस वक्त रूस के आक्रमण से बचा सकते हैं। लगातार रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने सैन्य सहायता करने का फैसला लिया है। पहली बार बख्तरबंद गाड़ियां देगा ब्रिटेन। नमस्ते भारत में एक बार फिर स्वागत है आपका। इस समय की आपको एक बड़ी खबर हम बता दें, इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में अभिनेता विल स्मिथ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा और बड़ी खबर यह है कि विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड में शामिल होने से रोक दिया गया है। अब विल स्मिथ 10 साल तक ऑस्कर अवार्ड समारोह में शामिल नहीं हो सकते। पत्नी के ऊपर मजाक करने पर विल स्मिथ ने प्रेजेंटर और कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया था। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में आज इमरान खान का गेम ओवर होने वाला है। सुबह 11 बजे पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इमरान सरकार पहले ही अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में संसद में उसकी हार तय लग रही है। इमरान खान की करीब 4 साल पुरानी सरकार का आज पर्दा गिरने वाला है। इमरान खान के मौजूदा प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे पाकिस्तान की संसद की कार्यवाही शुरू होगी। संसद में इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। मौजूदा सियासी संकट के बीच पाकिस्तानी संसद का अंक गणित भी बदल गया है। अब आंकड़े इमरान खान को बचाते नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में कुल सदस्य संख्या है 342। बहुमत साबित करने के लिए 172 की संख्या चाहिए। इमरान के पास केवल 142 सांसदों का समर्थन रह गया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि उसके पास 199 सांसदों का समर्थन है। आंकड़ों में हारते दिख रहे इमरान खान ने वोटिंग से पहले एक इमोशनल दांव चला। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। अगर इमरान खान संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए तो वो पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो जाएंगे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से चली गई। तो बड़ी खबर पड़ोसी पाकिस्तान से, जहां पर लगातार आज ये साफ होता जा रहा है कि इमरान सरकार का जाना तय है। कमजोर संख्या बल से अपनी हार तय देखकर इमरान खान का यह आखिरी दाव, जहां सरकार जाएगी कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ इमरान खान की सरकार एक अपील दाखिल करेगी। संसद में अपनी हार तय जानकर भी इमरान खान ने आखिरी दम तक लड़ने का इरादा जताया है। आज वो आखिरी दांव चलने वाले हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान सरकार एक अपील दाखिल करने वाली है। इस अपील में सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले को चुनौती दी जाएगी। यही नहीं, इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के अगले दिन यानी रविवार को लोगों से सड़कों पर उतरने को कहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बड़ा हंगामा होने वाला है। इमरान खान संसद में वोटिंग से पहले कथित विदेशी साजिश वाली सीक्रेट चिट्ठी की सामग्री को भी सार्वजनिक कर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान में विपक्ष ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम शाह सूरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर सूरी ने ही अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। विपक्ष इससे पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ पहले ही अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। तो इमरान खान ने लगभग 30 मिनट के अपने संबोधन में 3 बार भारत का जिक्र किया। इमरान ने कहा कि भारत एक खुददार मुल्क है और कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता। भारत की तारीफ करके इमरान अपने ही मुल्क में घिर गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री अपनी पारी का आखिरी ओवर खेल रहे इमरान खान को एक बार फिर भारत याद आया। अपने देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से करीब 12 घंटे पहले इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की, लेकिन आखिरी वक्त में भारत की तारीफ करके इमरान खान अपने ही घर में घिर गए हैं। नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम शरीफ ने ट्वीट करके लिखा, अपनी सत्ता को जाते देखकर पागल हो रहे इस शख्स को कोई बताए कि उसे अपनी ही पार्टी ने निकाला है, किसी और ने नहीं।
अगर आप भारत को इतना पसंद करते हैं तो वहाँ शिफ्ट हो जाएं और पाकिस्तान को छोड़ दें। अब बात महायुद्ध की। यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार के बाद शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। बूचा में एक चर्च के नजदीक 67 शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया था। तो बूचा में नरसंहार के सबूत मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कब्र का पता तब चला जब रूसी सैनिकों के हटने के बाद पत्रकार और यूक्रेनी लोग बूचा पहुंचे। जब इन शवों को बाहर निकाला गया तो वो काले थैले में कीचड़ में पंक्तियों में बिछाए गए थे। इनमें से ज्यादातर शवों में गोली लगने के निशान मिले हैं। तो बूचा नरसंहार में अपनों को खोने वालों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क इलाके में कल एक और भीषण त्रासदी हो गई। यहां रेलवे स्टेशन पर भीषण मिसाइल हमला हुआ। बूचा नरसंहार में अपनों को खोने वालों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क इलाके में कल एक और भीषण त्रासदी हो गई। दोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क में जब लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक मौत बनकर आई एक मिसाइल वहां गिर गई। एकदम से सब कुछ तबाह हो गया। इस जानलेवा मिसाइल अटैक में 5 बच्चों समेत 50 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। उस समय उस रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग मौजूद थे जिनके लिए काल बनकर ये मिसाइल आ गिरी। लेकिन ये मिसाइल आखिर कहां से आई, ये अब तक किसी को नहीं पता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमले के लिए रूस पर उंगली उठा दी है। न सिर्फ हमले के आरोपों को सिरे से नकार दिया, बल्कि इस विभत्स हमले के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। रूस के मुताबिक इस हमले के लिए जिस तोचका मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है वो केवल यूक्रेन की सेनाओं के पास ही है। रूस के आरोपों में कितना दम है वो तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा। उधर अमेरिका ने भी इस मिसाइल अटैक की निंदा करते हुए इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर हमला रूस द्वारा किया गया एक और भीषण अत्याचार है। उन नागरिकों पर हमला हुआ जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग के चलते फैक्ट्री में ब्लास्ट भी हुआ है, जिसके चलते फायर डिपार्टमेंट के 6 कर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बीएल कपूर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके से, जहां एक फैक्ट्री में आग लगी है और आग के चलते फैक्ट्री में ब्लास्ट भी हुआ है। यहां पर फायर की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है, वहां ताजा हालात क्या है इस वक्त? देखिए, फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है। जो कूलिंग प्रोसेस है उसको किया जा रहा है। कोई अंदर फंसा है नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जब कूलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनसे जानकारी हासिल हो पाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय अंदर कितने लोग थे। लेकिन सुबह करीब 5 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को प्रसाद नगर इलाके में फायर की कॉल मिली थी। आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली का, जहाँ की गली नंबर 4 में फैक्ट्री में आग थी। 10 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया था और जिस समय रेस्क्यू ऑपरेशन और आग बुझाने का काम चल रहा था, तभी फैक्ट्री के अंदर तेज ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो 6 फायर के कर्मचारी थे वो इसके अंदर फंस गए, घायल हो गए, जिन्हें तुरंत बीएल कपूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी इलाज चल रहा है। जो फायर के कर्मी हैं उनकी स्थिति कैसी है ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। तो फिलहाल जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आग पर भी काबू पाने की कोशिश में लगे और साथ ही जो फायर कर्मी घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी वरुण, कब तक ये साफ हो पाएगा कि अंदर कोई फंसा है या नहीं और आग कैसे लगी, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है प्राइमा फेसी? देखिए, बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है। जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना, उनकी पहली जो प्राथमिकता है वो आग पर काबू पाना है। आग बीच बीच में धधक रही है तो उसको कूलिंग प्रोसेस, उसको ठंडा करना बेहद जरूरी है। साथ ही जो फायर कर्मी है उनका इलाज प्राथमिकता है। शुरुआती जांच की जब रिपोर्ट आएगी तभी साफ हो पाएगा कि आग की वजह क्या है। जो लोग अंदर से बाहर निकले थे अभी उनके बयान लिए जाएंगे, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन प्राथमिकता को देखते हुए जो आग बीच बीच में धधक रही है उसी को जो कूलिंग प्रोसेस है वो फायर की तरफ से चल रहा है। जी, और फैक्ट्री में काम किस चीज का होता था? जी, एक बार फिर अपना सवाल दोहराएंगे। ये फैक्ट्री किस चीज की थी वरुण? देखिए, फैक्ट्री में कुछ
गत्तों का काम भी होता था, कुछ थोड़ा बहुत केमिकल भी था। तो दोनों ही चीजें इंफ्लेमेबल थी, इसीलिए जो आग थी वो बेहद तेजी से बढ़ी और उसके अंदर ये ब्लास्ट हो गया। तो फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में तो है, लेकिन जिस तरीके से इसमें तेज धमाका हुआ, 6 जो फायर कर्मी घायल हुए, वो फायर डिपार्टमेंट के लिए भी एक चिंता का सबक है। उनकी स्थिति अभी कैसी है वो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन काफी उनको बर्न इंजरीज हुई है, क्योंकि जो फायर के कर्मचारी थे वो अंदर घुस गए थे और जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, तभी ये फैक्ट्री के अंदर धमाका हुआ। तो ठीक है वरुण, तो आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में कुछ दुकानों में आग लगने की जानकारी मिल रही है। तकिया वाली मस्जिद के पास दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सुबह 4:41 पर यहां आग लगने की सूचना मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, अभी की जो स्थिति अगर हम बताएं तो वो ये है कि अभी आग बुझाने का काम जारी है। ये घटना सुबह 4:41 की बताई जा रही है और फायर विभाग के जो 19 गाड़ियां हैं वो अभी आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। ये तकिए वाली मस्जिद के पास फुल बंगश मेट्रो स्टेशन है, वहीं उसके नजदीक में ही ये दुकानें हैं और ये कंजेस्टेड इलाका है, पुरानी दिल्ली के इलाके में आता है और इसी वजह से आग बुझाने के काम में थोड़ी देरी भी लग रही है। फिलहाल फायर विभाग ने इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी हो। दुकानों में आग है और जो माल दुकानों में होगा उसको नुकसान जरूर पहुंचा है और जल्द ही इस आग पर काबू पाने की कही जा रही है। क्या आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और कब तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा? देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पर फायर विभाग का ये मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी आग बुझाने के काम पर जोर दिया जा रहा है और विभाग का ये कहना है कि आग बुझाने में पूरी तरीके से आग बुझाने में अभी कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। साथ ही साथ एक और आपको जानकारी यहाँ देना चाहूंगा कि दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया में भी आज सुबह लगभग 4:30 और 5 बजे के बीच की घटना है, जिसमें एक और आग की घटना हुई थी। एक फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की फैक्ट्री में आग लगी थी। उसमें माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से 6 फायर कर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें बीएल कप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे इस पूरे मामले में। बिल्कुल, और श्रीलंका से जुड़ी एक और आपको बड़ी खबर हम बता दें, श्रीलंका के हालात सुधर नहीं रहे हैं। ताजा खबर यह है कि अस्पतालों के कर्मचारी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अस्पतालों में दवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी हो गई है। प्रदर्शन में नर्स और दूसरे कर्मचारी शामिल है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो श्रीलंका के हालात सुधर नहीं रहे हैं। ताजा खबर यह है कि अस्पतालों के कर्मचारी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अस्पतालों में दवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी हो गई है। प्रदर्शन में नर्स और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। तो श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कल रात कोलंबो के ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी युवाओं की पाठशाला लगी, जिसमें सभी देश के हालात पर चर्चा करते हुए नजर आए। श्रीलंका से हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट के लिए विपक्ष और आम लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगा जा रहा है। खास बातचीत करने के लिए कोलंबो में मेरे साथ हैं श्रीलंका के नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा। व्हाट डू यू थिंक दैट लेड टू दिस एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका? Well, primarily because of macroeconomic mismanagement. The government lost roughly 2 to 3% of GDP in terms of national income, state income, which led to the international community, especially the rating agencies, determining that we did not have sound financial management policies, which led to a downgrading of our rankings. So Moody's, Fitch, Standard & Poor, those rating agencies reduced our ranking, which prevented us from going into the international capital markets for refinancing loans, and therefore we have had to resort to the scarce reserves, foreign exchange reserves,
to be utilized for paying for the importation of essential food items, essential medicines, fuel, raw material inputs, and so on and so forth. So it's primarily because of very, very poor macroeconomic mismanagement. We are hearing the slogans on the streets, "Go Gota." Cabinet resigned, but there is no sign of president resigning. So what kind of strategy opposition is going to make so that the demand that you all are keeping may be fulfilled? Well, there's no unique strategy as such. We are a democratic party, Samagi Jana Balavegya, and we have an alliance, SJB Alliance, and we continue to act in the normal democratic process. We are pro-poor people, we are pro-people, pro-citizenry, and we try to represent the expectations and try to realize the dreams of people in all sectors of our society, irrespective of caste, creed, ethnicity, religion, and other denominations. So we continue to practice the democratic process, and we will continue to do so until we try to bring in political stability and economic management. What do you expect from Prime Minister Modi as a Prime Minister of a friendly nation and neighbor? Irrespective of domestic politics, irrespective of the varying views, the diversity of opinions that exist in our country, as always, I have championed the cause of my motherland. If I am to make a request to His Excellency Prime Minister Modi, I'm a great admirer of the good work that you do for India. At this critical juncture in Sri Lanka's history, we need urgent help and assistance. Our foreign reserve levels are at a very low level, and we need your help and assistance. We need more help. We are grateful that India has already helped, provided immense support, and we are thankful. Let me take this opportunity to urge His Excellency Prime Minister Modi to provide as much assistance as it is possible. तो हमारे सहयोगी जैनेंद्र से इस खास बातचीत में नेता विपक्ष एस प्रेमदासा ने वो तमाम कारण गिनवाए जिसकी वजह से श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते चले गए। अब आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर में लगी प्रदर्शनकारियों की पाठशाला से जुड़ी हुई रिपोर्ट। सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलंबो के ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर, और यहाँ रात के अंधेरे में जबकि बारिश का भी मौसम है, देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में युवा श्रीलंका के बैठे हैं, यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं जो हालात हैं उसको लेकर के। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। The central demands are very clear. They want the president and the prime minister and the family to go home. Our fundamental problem is an economic crisis, but beyond that, we have much longer standing grievances that also need to be identified and addressed, and they haven't been, and I believe protesters don't plan on going home until those are met. इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर आज प्रदर्शन नहीं हुआ है, बल्कि प्रदर्शन क्यों जरूरी है और जो हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र खुद ब खुद इकट्ठा हुए हैं। खास बात यह है कि ये किसी संगठन से नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि खुद से सड़कों पर आए हुए आम लोग हैं जो श्रीलंका के वर्तमान से चिंतित हैं और श्रीलंका का मुकद्दर बदले, इसलिए जरूरी समझते हैं कि वो सड़क पर आएं। तो श्रीलंका से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया आतंकी लश्कर तैयबा का कमांडर निसार डार है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आपको बता रहे हैं, जहां एक आतंकी मारा गया है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या अपडेट? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सिरहामा अनंतनाग में जो मुठभेड़ चल रही है, यहाँ पे एक स्थानीय मिलिटेंट
को मार गिराया गया है और उसकी पहचान निसार डार के तौर पर की गई है, जो पिछले कई सालों से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग कुलगाम इलाके में सक्रिय था। निसार के पर इनाम भी रखा गया था और कई अटैक्स और हत्याओं में इसके शामिल होने की पुलिस ने कई बार जो है अलर्ट भी जारी किए थे। लेकिन बता दूं कि अभी भी यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो खबर मिली थी 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी और फिलहाल पुलिस की तरफ से 1 मिलिटेंट के मारे जाने और उसकी पहचान जाहिर कर दी गई है, लेकिन तलाशी अभियान चल रहा है। जबकि कुलगाम में जो मुठभेड़ है वो अभी भी जारी है। अपर्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, सारी जानकारी के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे सारी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको और बता दें, यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार के बाद शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। बूचा में एक चर्च के नजदीक 67 शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया था। इस कब्र का पता तब चला जब रूसी सैनिकों के हटने के बाद पत्रकार और यूक्रेनी लोग बूचा पहुंचे। जब इन शवों को बाहर निकाला गया तो वो काले थैले में कीचड़ में पत्तियों के बीच बिछाए गए थे। इनमें ज्यादातर शवों में गोली लगने के निशान मिले हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो बूचा शहर से 67 शव मिले हैं। तो यूक्रेन से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। रूस के हमले में यूक्रेन में किस कदर बर्बादी हुई है, उसकी बेहद झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिन घरों से मां की गोद में खेलने वाले बच्चों की आवाज आती थी, वो घर अब शांत है। नए सपनों को लेकर लोग जिन राहों पर निकलते थे, वो सड़कें अब तबाह हो चुकी हैं। बूढ़े बुजुर्ग जिन धार्मिक स्थलों पर जाकर शांति ढूंढते थे, वहाँ अब चीखें सुनाई देती हैं। काम से आने के बाद परिवार के साथ बिताए गए वो अनमोल पल अब फिर कभी नहीं आएंगे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके दुनिया को बता दिया है कि रूस से हर उस मासूम की जान का हिसाब लिया जाएगा जिनकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी वो इस जंग का शिकार हो गए। यूक्रेन का खार्किव शहर आज फिर दहल गया, जब एक के बाद एक कई धमाके वहाँ हुए। कुछ पल पहले ये एक घर था, अब केवल मलबा बच गया है। कुछ ऐसे ही हालात यूक्रेन के माकारीव शहर के हैं, जहां 2 स्कूलों पर ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि अब बस वहां उन स्कूलों के अवशेष बच गए हैं। मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। दावा ये किया गया है कि इस मिसाइल से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। अनंतनाग के बाद कुलगाम में भी एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिल रही है। जो मारा गया वो लश्कर तैयबा का स्थानीय आतंकी था। इस तरह की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अनंतनाग के बाद कुलगाम में भी एक आतंकी के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। वो लश्कर तैयबा का स्थानीय आतंकी बताया जा रहा है। इससे पहले कुलगाम में भी एक आतंकी मारा गया था, अनंतनाग में भी एक आतंकी मारा गया था। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि वहां चुनाव लड़कर बीजेपी को टक्कर देने की सोच रही आम आदमी पार्टी में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। उसके 3 बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत स्वागत। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल में झाड़ू चलाने की सोच रहे आम आदमी पार्टी के लिए ये तस्वीरें चुनाव से पहले बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पंजाब की कामयाबी को दोहराने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन बीजेपी ने उन कोशिशों पर कड़ा प्रहार किया है। बहुत स्वागत, अभिनंदन। हिमाचल में आप के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। जी आपका स्वागत, इसीलिए आपका भी स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। हिमाचल में केजरीवाल के रोड शो के बस 2 दिन बाद आपको छोड़कर बीजेपी में आए ये नेता अब केजरीवाल की कलाई खोलने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार उनसे चर्चा भी की, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता की वहां सुनवाई नहीं की गई। और 6 तारीख को तो जो 6 अप्रैल को वहां रैली थी, उसने तो ये साबित ही कर दिया कि इन लोगों के मन में हिमाचल के लोगों के प्रति ना तो प्रेम है, ना ही सत्कार है। इन नेताओं को खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी में शामिल कराया, फूलों का गुलदस्ता सौंपा, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।
साल के आखिर में हिमाचल में चुनाव है और बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, प्रचार शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जेपी नड्डा कल हिमाचल दौरे पर जा रहे हैं। वो 3 दिनों तक अपने गृह जिले में रहेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम तय है। सुबह 10:40 पर जेपी नड्डा शिमला के विधानसभा चौक से होटल पीटर हॉफ तक एक रोड शो करेंगे। सुबह 11:10 से दोपहर 1 बजे तक होटल पीटर हॉफ में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे होटल पीटर हॉफ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक होटल पीटर हॉफ में कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। रात 9 बजे वित्त प्रबंधन समिति के साथ बैठक करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराने के बीजेपी के प्लान को अंजाम तक पहुंचाया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर से खास बात की हमारे सहयोगी इलाका आजमी ने। मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के यूनिट का, उनके प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसरी जी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर जी, ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह जी, इन सबका भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आज उनके ही उपस्थिति में सबने ज्वाइनिंग की है और मोदी सरकार के काम को देखकर, मोदी जी ने जो आपदा के समय भी और पिछले 8 वर्षों में जो देश को नेतृत्व दिया है, उनके कामकाज को भी देखकर जो शामिल हुए, मैं इन सबका बहुत स्वागत करता हूँ। हिमाचल छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन हिमाचल के लोग बहुत कर्मठ हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं और स्वाभिमानी भी हैं। और जब कोई कार्यकर्ता वर्षों तक लगकर काम करता है और दिल्ली से चलकर अरविंद केजरीवाल जी आते हैं और उनकी अनदेखी करते हैं, 8 वर्षों में मिलने का अवसर न मिले, अनदेखी की जाए, हिमाचल आए लेकिन हिमाचली कोई रथ पर ना हो, इतनी अनदेखी, इतनी प्रताड़ना, कार्यकर्ताओं के लिए समय ना हो, तो सब लोगों ने वही बात की को छोड़कर इसीलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। तो जया बच्चन से जुड़े आपको एक बड़ी खबर बता दें। जया बच्चन जमीन के मामले में फंस चुकी है, उन्होंने ऐसी जानकारी दी जा रही है। राज्यसभा सांसद और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जमीन के फेर में फंसती नजर आ रही हैं। भोपाल की जिला अदालत ने जया बच्चन को 30 अप्रैल को पेश होने का नोटिस जारी किया है। पेमेंट लेने के पश्चात अधिक राशि मांगते हुए करार को तोड़ दिया गया। ये मेरे पक्षकार के साथ अन्याय है, इसके कारण मेरे पक्षकार को पीड़ा कारित हुई है, जिसके विरुद्ध उसने जिला न्यायालय भोपाल में एक वाद प्रस्तुत किया है। ये पूरा मामला भोपाल के पास सेवनिया गोंड गांव की जमीन के सौदे से जुड़ा है। जया बच्चन ने अपनी 5 एकड़ जमीन का सौदा किया। जमीन पूर्व विधायक के बेटे अनुज डागा ने 1 करोड़ प्रति एकड़ के रेट पर खरीदी। डागा ने जया के खाते में 1 करोड़ रुपए भी जमा कर दिए थे, लेकिन जया बच्चन की तरफ से अधिकृत व्यक्ति राजेश यादव ने ज्यादा पैसों की मांग कर दी। जब अनुज डागा ने पुरानी कीमत पर ही जमीन खरीदने की बात की, तो जया ने 6 दिन बाद उसके 1 करोड़ रुपए लौटाकर डील खत्म कर दी। जमीन खरीदार अनुज डागा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर कोर्ट ने जया बच्चन को 30 अप्रैल को पेश होने को कहा है। और अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई आम से लेकर खास सबको परेशान कर रही है। तो सीएनजी की बढ़ती कीमतों से प्राइवेट कार वालों से लेकर कमर्शियल कार चलाने वाले भी मुसीबत में हैं। महंगाई के मारे लोग सरकार के खिलाफ तख्ती लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। एक हफ्ते से भी कम वक्त में सीएनजी की कीमतों में जो 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उससे कैब और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर परेशान हैं। इसी परेशानी को लेकर लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में सीएनजी की कीमतें भी कम करने की मांग की गई। पेट्रोल 105 रुपए 45 पैसे, डीजल 96 रुपए 71 पैसे, सीएनजी 69 रुपए 11 पैसे। दिल्ली में फिलहाल टैक्सियों पर 12.5 रुपए प्रति किलोमीटर फिक्स चार्ज वसूलने का नियम सरकार की ओर से तय किया गया है।
लेकिन अब तेल की कीमतें बढ़ने से मुनाफा बहुत कम हो चुका है, तो सरकार से कई मांगे हैं। ओला, उबर ऐप आधारित कंपनियों का किराया सरकार तय करे। दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी टैक्सी बसों से एमसीडी टोल टैक्स हटाए। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें कम की जाए। कम से कम 2 साल तक सभी तरह के टैक्स को माफ किया जाए, जिसमें फिटनेस, रोड टैक्स वगैरह शामिल है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्षों के मुताबिक उन्हें 18 से 23 रुपए प्रति किलोमीटर का फिक्स चार्ज मिलना चाहिए। तो ये जो साजिश हो रही है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हो रही है, जबकि सीएनजी जो थी पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल थी, लेकिन आज पर्यावरण के नाम पर जानबूझकर सीएनजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरीके से मोदी साहब हम ड्राइवरों की तेरवी करने के चक्कर में लग रहे हैं। तो दिल्ली में ऑटो की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कीमतें कम करो, नहीं तो हड़ताल करेंगे। तेल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आहत टैक्सी यूनियन का साफ कहना है कि अब गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा सरकार सीएनजी की कीमतों में सीधे 35 रुपए की सब्सिडी दे, क्योंकि किराया बढ़ेगा तो लोग सफर कम कर देंगे। अपनी इसी मांग को लेकर दिल्ली की कई ऑटो टैक्सी यूनियन 11 तारीख को प्रदर्शन करेंगी। तो यही कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हमें सब्सिडी चाहिए, 35 रुपए हमें सीएनजी दे दो। जब आप शराब की बोतलों में दे सकते हो, बिजलियों में दे सकते हो, 300 यूनिट दे सकते हो, डीटीसी की बसों को फ्री चला सकते हो, क्लस्टर बसों को सीएनजी कम रेटों में दे सकते हो, डीटीसी की बसों को सीएनजी कंट्रोल रेट में मिल सके। इनको क्यों नहीं मिल सकी? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम 18 तारीख से हड़ताल पे चले जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की होगी। सवाल है कि क्या ऑटो इंडस्ट्री को सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी मुहैया कराएगी? दिल्ली में ऑटो का किराया पहले 1.5 किलोमीटर के 25 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 9 रुपए 50 पैसे। ऑटो का किराया साल 2020 में बढ़ा था, उससे पहले साल 2013 में बढ़े थे। नींबू जो उल्टा आम आदमी के बजट को ही निचोड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखी कीमतों को लेकर उसकी अकड़ में कब कमी आने की उम्मीद है। पहले 100 रुपए केजी था, अब हो गया 400 रुपए केजी, 80 रुपया पाव हो गया। सर परेशानी क्या है, उसको एक नींबू भी देना मुश्किल हो जाता है। 10 रुपए का एक नींबू पड़ रहा है, तो किस हिसाब से उनको नींबू देंगे? ये तो हुई समस्या की बात, इसका समाधान कब तक निकलेगा? महंगे नींबू खरीदने से लोगों को निजात कब मिलेगी? और कुछ महीने पहले 70 से 80 रुपए किलो बिकने वाला नींबू 300 से 400 पार कैसे पहुंच गया? ये समझने के लिए हम महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पहुंचे, जहां नींबू की खेती करने वालों से चर्चा हुई। तब पता चला कि इस साल नींबू के पैदावार में ही कमी थी और दाम उसी वजह से एकाएक बढ़ते चले गए। ठंडी धूप, जो बरसात बहुत हुई, क्योंकि इसको पानी बंद करना पड़ता, नींबू को फल आने के लिए पानी बंद करना पड़ता। अभी हम इसके लिए अभी 15 मई से इसको पानी नहीं देंगे। जब बरसात आएंगी पहली तो इसको पूरे सफेद हो जाएंगे। यानी बेमौसम बारिश और बेहद ठंड के चलते इस साल नींबू की फसल पर असर पड़ा। उपज कम हुई तो बाजार में नींबू की सप्लाई कम हो गई। अभी के हालात ये हैं कि पेड़ों पर नींबू तो खूब मौजूद है, बस तैयार होना बाकी है। लिहाजा किसानों को उम्मीद है कि 15-20 दिनों में नींबू का उत्पादन बढ़ेगा और बढ़ी हुई कीमतों पर लगाम भी लगेगी। नींबू की जो फसल है वो लेट शुरू हुई। उसके नींबू के झाड़ के ऊपर जो पहले जो फूल लगे थे वो पूरे नेचुरली झड़ गए, इसलिए ये नींबू लेट गए। और ये सब नेचुरल है, उसको कोई कारण नहीं है। उसका जो प्रोडक्शन है वो कमी है ये साल। तो लखनऊ में बीच सड़क पर हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव नीरज सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। वीडियो में नीरज सिंह अपने दोस्त मनीष तिवारी के बर्थडे पर खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बनाने में चाहे जितना भी वक्त लगा हो, लेकिन तोड़ने में लगेंगे सिर्फ 9 सेकंड। सुपरटेक के ट्विन टावर के साथ ऐसा ही होने वाला है। आज से लगभग 1.5 महीने बाद ये दोनों इमारतें जमींदोज कर दी जाएंगी। लेकिन नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक एमरल्ड गोल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट के इन ट्विन टावर्स को गिराने की रिहर्सल होगी रविवार यानी 10 अप्रैल को। इन ट्विन टावर में 10 अप्रैल को टेस्ट ब्लास्ट कराया जाएगा।
दोपहर करीब 2:30 बजे टेस्ट ब्लास्ट का वक्त तय किया गया है। टेस्ट ब्लास्ट में करीब 5 से 6 किलो विस्फोटक इस्तेमाल होगा। टेस्ट ब्लास्ट के दिन आसपास रहने वाले लोगों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुपरटेक कंपनी के इन ट्विन टावर को तोड़ने का जिम्मा एक इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को तोड़कर बनाए गए इन ट्विन टावर को गिराने का पिछले साल 31 अगस्त को आदेश दिया था। 32 और 33 मंजिला इन दोनों इमारतों को 22 मई को ढाया जाएगा। तो जमीन पर बढ़ता प्रदूषण और आसमान से बरसती आग की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और ये मुसीबत अभी कम भी नहीं होने वाली है। गर्मी रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही है। गर्मी से हाल बेहाल, लोगों का जीना मुहाल। टूट गया 12 साल का रिकॉर्ड। बेतहाशा गर्मी और बढ़ते प्रदूषण से राजधानी दिल्ली झुलस रही है। आलम यह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही राजधानी दिल्ली में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी खराब हो रहा है। 8 अप्रैल को AQI भी 268 तक पहुंच गया। मौसम विभाग का मानना है कि आज और कल यानी 9 और 10 को तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लिहाजा आने वाले 2 दिनों में भी दिल्ली वालों को लू और गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। और अब देख लीजिए इरफान का कार्टून। इमरान पर इरफान कर रहे हैं आखिरी पारी वाला प्रहार। क्रिकेट में अभी तक हमने कई तरह की बॉलों के बारे में सुना है, जैसे कि गुगली, स्पिन, इन स्विंग, आउट स्विंग, इस तरह की कई बॉलें होती हैं। लेकिन ये आखिरी बॉल क्या होती है जिसका जिक्र इमरान खान बार बार कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं इस आखिरी बॉल को वो आज किस तरह से खेलते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।